ये पीएम सूर्यघर स्कीम में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों को सोलराइज करने का टारगेट लिया है। बड़ी बात आप ये देखिए, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ज़्यादा चीप पड़ता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जैसे गांव गोहांड में पहले देखिए, अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता था तो उसमें ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करवाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। सब्सिडी और इस सोलर की इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो 78,000 रुपये तो आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, इधर आप 10 किलोवाट का ले या 6 किलोवाट का ले या 5 किलोवाट का। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में थोड़ी जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फैली है। पहले तो किसी को कन्विंस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इसको करेंगे तो करेंगे कैसे। क्या हम एक 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को आप समझा सकते हैं, उसे कैसे बेनिफिट मिलता है सब्सिडीज के थ्रू? थिंग टू डू विद पीएम सूर्यघर, वो आप पोर्टल पे ही नहीं आएगा आपके। स्टेट गवर्नमेंट 2 किलोवाट को प्रमोट कर रही है अपने यूएचबीवीएन के करंट टैरिफ रेट के अकॉर्डिंग। उसका पे बैक पीरियड आपके अकॉर्डिंग कितने दिन में आ जाए? बीपीएल में जो पीरियड 7 महीने या 8 महीने के अंदर आपको मिल जाता है, तो अगर वो नॉन बीपीएल है और नॉर्मल जो हमारा कंज्यूमर है, हम उसको कंसिडर। यहाँ पे है ना, काफ़ी कंज्यूमर्स का ये डाउट रहता है कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हमें कुछ पे ही ना करना पड़े। पॉइंट यही आ जाता है कि कुछ कंज्यूमर वेंडर्स जो हैं, जनरली हमारे सोलर 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। कि ऑन ग्रिड पे तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे ही रही है, क्या हाइब्रिड सिस्टम पे भी हमें सब्सिडीज के बेनिफिट हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े चीफ गेस्ट आए हैं जो एक पीएम सूर्यघर स्कीम में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ सूर्यघर स्कीम में ही नहीं, बल्कि एक बिजली विभाग के अंदर एक पूरे जिले को संभालते हैं। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ यशबीर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। सुमित जी का इनविटेशन था और मैं आज यहाँ पे आप लोगों को, पूरे ज़िले वासी जो हैं और जो सोलर में इंटरेस्टेड हैं, जिनकी कोई सोलर की क्वारीज़ हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने मेरे से डिस्कस किया था। तो मैंने इनको बोला कि भाई ज़रूर हम लोग एक बार बैठ के, ताकि सभी जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं जो ऑलरेडी ले चुके हैं कनेक्शंस या जो लेने वाले हैं, उनके कोई डाउट्स या कोई क्वारीज़ हैं, उसको हम लोग क्लियर करें। पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और टाइम निकाला। ये आपका एफर्ट है और हार्डवर्क ही है जो शोकेस करता है कि आप कितना डेडिकेटेड है अपनी वर्क की तरफ और इन स्कीम्स की तरफ, ताकि हमारे एंड कंज्यूमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी एक पीएम सूर्यघर स्कीम है जो कि सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है घरेलू कस्टमर्स को। आज के समय में हमारा जो रिन्यूएबल सेक्टर है उस पर मेजरली हर कोई शिफ्ट होने लग रहा है, हर कोई सोलर लगवाना चाह रहा है। तो अगले 5 साल में हम अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट को कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा रहने वाला है हमारा सोलर? सुमित जी, पहले तो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एक, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी। लोगों को जो पहले इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, जो आप अपने लेवल पे अपनी छत के ऊपर एक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हमारे को किसी थर्मल या प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कल को एनवायरनमेंट हमारा हैजार्डस हो या फिर कोई किसी तरह का पोल्यूशन हो। ये बिल्कुल ग्रीन एनर्जी है। तो इसलिए ये, अगर हम नेशन की उसमें देखें, लोगों की उसमें भलाई में देखें, तो बड़ी अच्छी चीज़ है जो सरकार की तरफ से इसको एनकरेज किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पहले तो सीधी सी बात यह है कि लोगों के घरों के ऊपर लोगों को लगवाने के लिए बोला गया, लेकिन सरकार ने इसमें साथ में एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी लोगों को दे दिया कि इस टाइम 1 करोड़ का टारगेट रखा है एज ए नेशन, एज ए होल, और उसमें सभी वो कनेक्शंस वो सब्सिडाइज रखे गए हैं। तो सभी जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है ये कि वो इस जो सरकार की तरफ से एक सुनहरा मौका दिया गया है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ में आप लोगों का जो पैसे बचते हैं उस बचत का लाभ उठाएं, मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हो सके। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर लास्ट 5 साल के अंदर सोलर का हमने कैसा देखा है रुझान, कि कितने कनेक्शंस हमने देखे हैं जो लास्ट 5 साल में लगे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट? सुमित जी, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो हम लोग पीछे हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी एडमिट करने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं। हम लोग यूएच के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम लोग 8th रैंक पे हैं। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि हम लोग कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे थे टिल मार्च ऑफ 25। मार्च के बाद में स्पीडअप हुआ, थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ी,
आप जैसे जो वेंडर्स थे उन लोगों ने भी लोगों को थोड़ा इनकरेज किया, हमारी टीमों ने भी गांव जाके दरबार लगाए, लोगों को बताया कि ये फ़ायदे हैं आप लोगों को, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार का, और एक अच्छा अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ज़्यादा चीप पड़ता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जैसे गांव गोहांड में पहले देखिए, अगर कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता था तो उसमें ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करवाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी, या रातों रात ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करवाते थे। अब एक अल्टरनेट सोल्यूशन है, जो लोग जिस ट्रांसफार्मर के ऊपर जितना मैक्सिमम कंज्यूमर पीएम सूर्य घर से अगर जनरेशन करेंगे तो ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड वैसे ही बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये सारी समस्याएं लोगों की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। आपके अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में हमारा डिस्ट्रिक्ट कैसे रहने वाला है सोलर के? सर, हम लोग पानीपत सोनीपत से आगे हैं, बट हम लोग कैच करने लग रहे हैं। बट हमारा स्टार्ट जो था वो स्लो था, लेकिन अब हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में मार्च से जब हम लोग शुरू हुए थे तो नंबर ऑफ कनेक्शन कमिंग इन अ मंथ वाज अराउंड 90 से 100। अब हम लोग 300 के आसपास 300 को कैच करने जा रहे हैं, और हमारा जो टारगेट असाइंड है, तो टारगेट है हमारा 4697, जिसमें हम लोग तकरीबन 1900 को पार कर चुके हैं। तो तकरीबन 2000 के आसपास लगा के हम लोग 45% के अराउंड इस टाइम हैं अपने टारगेट के। इसको मार्च तक हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल रहता है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अब लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। शुरुआत में लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा था, समझाना पड़ रहा था, तो अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है। लोग खुद से आगे आके और अपना इनिशिएटिव लेके और ये कर रहे हैं। सिर्फ यही मकसद था कि मैं थोड़ा लोगों को और जागरूकता, क्योंकि हर एक कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा लोगों को एक बार ये क्लियर करना चाह रहा था कि स्कीम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है अभी तक, तो जब तक ये सब्सिडाइज्ड है। ये पीएम सूर्य घर स्कीम में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों को सोलराइज करने का टारगेट लिया है, तो हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट क्या टारगेट लेके चल रहा है इस टारगेट? मैंने अभी बताया जैसे कि 4697 हमारा टारगेट था, हम लोग 45% पे हैं उसके, उस टारगेट के। एंड 4697 वाज सपोज टू बी कवर्ड बाय मार्च 26। ओके। हमारा स्टार्ट काफ़ी डाउन था, लेकिन अब हम लोग स्पीड पे हैं, तो हम लोग इसको अचीव करेंगे। नेक्स्ट जितना डेफिसिट रहेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो कर ही लेंगे, क्योंकि अब लोग खुद से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में थोड़ी जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फैली है। पहले तो किसी को एक कन्विंस करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इसको करेंगे तो करेंगे कैसे। अगले पड़ाव पे चलते हैं और सब्सिडी और इस सोलर की इकोनॉमिक्स को समझते हैं सर थोड़ा। तो इसमें जो सब्सिडी को लेके हमारे उपभोक्ताओं में जो भी घर में अपने लगाना चाह रहे हैं सोलर, तो उनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। वो आप क्या हम एक 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को आप समझा सकते हैं, उसे कैसे बेनिफिट मिलता है सब्सिडीज के थ्रू, और क्या मैथ है इसकी? सभी को मैं ये चीज़, क्योंकि इसमें मेजर सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि सब्सिडी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि आप लोगों का जो पे बैक पीरियड है, आप लोगों ने जो अपनी जेब से लगाया, वो पे बैक पीरियड कैसे आप लोगों को मिलेगा। तो मैं आपको 3 किलोवाट नहीं, मैं 1 किलोवाट से शुरू होता हूँ। हमारा इसमें 2 अलग अलग तरह की सब्सिडी हैं, एक स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो CFA सेंटर और स्टेट इज SFA। तो सेंटर CFA जो है दैट इज गिवन बाय द सेंटर गवर्नमेंट एंड SFA इज बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें मोटा मोटी आप लोग ये समझ के चलिए कि हम कंज्यूमर को 2 पार्ट में बांटेंगे। सबसे बड़ी बात, एक हमारा जो कंज्यूमर है BPL, ठीक है, जिसकी कंजम्पशन 2400 यूनिट एनुअली से कम है, और जिसकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, तो उसका तो आप ये लेके चलिए कि उसको 90% ये स्कीम फ्री है, सब्सिडाइज्ड है। क्योंकि अगर कोई 2 किलोवाट का BPL का कंज्यूमर जो है वो 2 किलोवाट तक का ही कनेक्शन लेता है, 2 किलोवाट से ऊपर वो नहीं लेता। और झज्जर में BPL कंज्यूमर की संख्या बहुत है, अराउंड दैट वेरीज अराउंड 65,000 फैमिलीज आर BPL। रियली बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई 1 किलोवाट का कनेक्शन है, जिसकी कंजम्पशन, जिसकी मंथ एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, उसको सेंटर की तरफ से सब्सिडी 30,000 रुपये पर किलोवाट, मतलब 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 1 किलोवाट के लिए 30,000, और स्टेट की तरफ से 25,000 रुपये पर किलोवाट। 1 किलोवाट के लिए 25, 2 किलोवाट के लिए 50। तो अगर हम स्टेट और सेंटर की सब्सिडी को कंसिडर करते हैं तो हमारी ये 55,000 रुपये पर किलोवाट बन जाती है, दोनों को इंक्लूड करके 1 किलोवाट के लिए, और 1,10,000 रुपये बन जाती है 2 किलोवाट के लिए।
तो उस कंज्यूमर का ये सारा का सारा सब्सिडाइज्ड है। स्टेट से थोड़ा सा फंडिंग्स में देरी रहती है, लेकिन अब वो बजट भी आ गया है और स्टेट का भी साथ के साथ ही मिलेगा आगे से। तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात इसमें 1,10,000 रुपये आप लोगों को फ्री है। 1,25 तक अगर कोई वेंडर आपके जो अप्रूव्ड पैनल्स हैं उनके पैनल लगा के अगर आप लोगों का काम करता है तो 15,000 रुपये यू आर सपोज टू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट। 15,000 रुपये 15,000 रुपये लगा के कंज्यूमर को 2 किलोवाट सोलर सिस्टम फ्री मिल जाता है। फ्री मिल जाता है। तो उसमें आप पर किलोवाट आप 4 से 5 यूनिट तक की रहती है, तो अगर हम 4.5 किलोवाट यूनिट भी लेते हैं अगर 1 किलोवाट पे, तो 9 यूनिट हर रोज़, तकरीबन 270 यूनिट से 300 यूनिट के बीच में वो मंथली प्रोडक्शन कर सकता है, जो एवरेज में साल की बता रहा हूँ। तो अगर वो 300 यूनिट को अगर हम 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,800 रुपये के हिसाब से आप ये देखिए वो मंथली बचत कर रहा है। तो 1,800 रुपये के हिसाब से आप ये लगा के चलिए कि उसका 9 महीने के 8 महीने के अंदर वो सारा का सारा कवर अप कर जाता है अपने। और एक 2 किलोवाट वाले कंज्यूमर के लिए शायद उसका बिल ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। जीरो, टोटल जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं। उसको मतलब बिजली बोर्ड से उसका वो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जो यूनिट उसकी प्रोडक्शन आई उतना उसको क्रेडिट मिल जाता है। और अगर सपोज किसी की प्रोडक्शन सर्दियों में, जैसे कई बार क्या होता है कंजम्पशन ना कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया गर्मियों में, ठीक है, तो उस केस में आपका जो, क्योंकि कंजम्पशन सर्दियों में कम होती है गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जो यूनिट आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया उस पर्टिकुलर मंथ में नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में चला जाएगा। तो ये बीपीएल के लिए तो रामबाण है। ठीक है। उसके बाद बीपीएल से अगर हम बाहर आ जाते हैं तो एक कैटेगरी आती है जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 से 3 लाख है, तो स्टेंटर की वही रहेगी, बट स्टेट की पर किलोवाट 10,000 है और 2 किलोवाट पे वो 25,000 है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन वही है कि वो वहाँ पे एनुअल इनकम ज़्यादा है। अगर आप लोग स्टेट और सेंटर की, उसमें स्टेट वाली सब्सिडी में 2 किलोवाट के बाद में बंद है, सेंटर की तो आपको 3 किलोवाट से अबव जो भी है 78,000 की सब्सिडी है, तो 78,000 रुपये तो आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, इधर आप 10 किलोवाट का ले या 6 किलोवाट का ले या 5 किलोवाट का ले, तो वो कैपिंग होगी हमारी मैक्सिमम। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। सब्सिडी ने ही स्कीम पे 4 चांद लगाए हैं, सीधी सी बात ये। हमने जो प्रैक्टिकली फील्ड में देखा है कि जैसे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट 2 किलोवाट को प्रमोट कर रही है, लेकिन मेजरली सोलर पे वही कंज्यूमर जाता है जिसकी कंजप्शन कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार रुपये की बिल पे आ रही है। और 2 किलोवाट के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट लगा ही रही है सोलर सभी के लिए। तो अगर हम एक 3 किलोवाट कंज्यूमर को कंसिडर करें अपने UHBVN के करंट टैरिफ रेट के अकॉर्डिंग, अगर उसे सब्सिडी काट के और नेट ऑफ करके देखें तो उसका पे बैक पीरियड आपके अकॉर्डिंग कितने दिन में आ जाए? बीपीएल में जो पीरियड 7 महीने या 8 महीने के अंदर आपको मिल जाता है, तो अगर वो नॉन बीपीएल है और नॉर्मल जो हमारा कंज्यूमर है, हम उसको कंसिडर करके चलते हैं 3 साल के अराउंड, 3-3.25 साल के आसपास उसका पे बैक पीरियड 100% उसको मिलता है, और वो प्रॉपर्टी उसकी है, और उसके बाद वो लाइफ टाइम उसका फ्री है। तो इसमें मतलब अगर मान लो सिर्फ वो 78,000 की सब्सिडी ही लेता है तो उस केस में कोई इशू नहीं है, उसको 3-3.25 साल के अंदर पे बैक मिल जाएगा। और जैसे हम BPL फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ना काफ़ी कंज्यूमर्स का ये डाउट रहता है कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें हमें कुछ पे ही ना करना पड़े, 100% हमें सारा गवर्नमेंट ही पे करके फ्री में सोलर लगा दें? इसमें पॉइंट यही आ जाता है कि कुछ कंज्यूमर वेंडर्स जो हैं वो वेंडर्स के ऊपर, क्योंकि इसमें वेंडर्स हैं, वेंडर आधारित स्कीम है, लोगों के दिमाग में शुरुआत में इस स्कीम का कैप्शन था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो मुफ्त का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाना, इसमें लगाना है, सेंटर की सब्सिडी तो आपको साथ के साथ आती है। तो आपका वेंडर की चॉइस, क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद फिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है, उस फिजिबिलिटी के बाद आपको वेंडर चूज करना है। तो कंज्यूमर वहां पे वेंडर को चूज करे प्रॉपरली, बड़े सावधानी से, क्योंकि यहाँ पे जो वेंडर रजिस्टर्ड हैं वो काफ़ी दुनिया भर के लोग हैं, और शुरुआत में लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, स्कीम में रजिस्टर किया, झज्जर का रहने वाला है, कर लिया उसने अंबाला का वेंडर यहाँ पे काम नहीं करेगा, एक सेट लगाने के लिए वो नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरी बात, अगर वो करता भी है, उसने लगा भी दिया, तो क्या वो मेंटेनेंस दे पाएगा? आपको 5 साल तक की मेंटेनेंस का क्लोज है, क्या वो कर पाएगा ये काम? तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपना वेंडर को चूज करें। अगर कोई कंज्यूमर किसी वेंडर को 1,10,000 में काम करने के लिए तैयार कर लेता है तो नेचुरल सी बात है उसका फ्री में। लेकिन अगर कोई वेंडर सामान की क्वालिटी का, इधर वट एवर द रीज़न विद हिम,
वो कहता है जी मैं तो 1,20,000 लूंगा, मैं 1,25,000 लूंगा, तो वो वहाँ पे उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। वेरी भी करता है कि वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या मटेरियल यूज कर रहा है, और क्या वो टाटा के पैनल लगा रहा है या कोई लोकल जो अप्रूव्ड पैनल्स हैं लोकल लगा रहा है, तो वो डिपेंड करेगा उस पर, तो उस पर क्या क्वालिटी वो दे रहा है। तो इसलिए हम लोग भी उसको एक ये नहीं कर सकते कि भाई ये रेट फिक्स कर दिया, तो हम लोग ऐसे वेरी नहीं कर सकते। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर और वेंडर की आपसी एग्रीमेंट है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कंज्यूमर किस क्वालिटी का मटेरियल लगाना चाह रहा है और वेंडर उसको क्या सर्विसेज दे रहा है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर बीपीएल फैमिलीज के बारे में, जनरली हमारे सोलर 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो हमारे कंज्यूमर्स का एक ये डाउट भी हमेशा रहता है कि ऑन ग्रिड पे तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे ही रही है, क्या हाइब्रिड सिस्टम पे भी हमें सब्सिडीज के बेनिफिट हैं? बिल्कुल है सर। हाइब्रिड में और ऑन ग्रिड में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आपका इन्वर्टर का प्रोविज़न होता है, उसमें ऑन ग्रिड में इन्वर्टर का प्रोविज़न नहीं है। हाइब्रिड में आप लोग सेव करते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे सेविंग का प्रोविज़न नहीं है। वन सप्लाई इज़ गॉन, आपकी प्रोडक्शन इज़ गॉन। हाइब्रिड में ऐसा नहीं है, हाइब्रिड में आपकी सप्लाई को वो जनरेट करता रहेगा और रिस्टोर होती रहेगी। तो मतलब हमें बैकअप भी मिलेगा और हमें सब्सिडी का बेनिफिट भी मिलेगा, और आपको साथ में इन्वर्टर की इन केस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई भी मिल जाएगी। ऑफ ग्रिड इज टोटली आउट ऑफ, उसमें पीएम हैज नथिंग टू डू विद पीएम सूर्यघर, वो आप पोर्टल पे ही नहीं आएगा ऑफ ग्रिड। हाँ ऑफ ग्रिड, क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्ट ही नहीं है, तो आपको कोई यूनिट का बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं। वो आपने किसी भी अपने आप को किसी भी वेंडर से बात करके आपने कर लिया, आपको कोई सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिला, उसने जैसे जो कुछ लगा दिया दैट्स इट, खत्म बात। बीच में हमने सुना भी था कि कुछ वेंडर्स कह रहे थे कि नहीं हमने तो ऑफ ग्रिड में भी सब्सिडीज दिलाई है। ऑफ ग्रिड में सब्सिडी पॉसिबल नहीं है। वो अगर वेंडर कुछ बोल रहा है ऐसा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उनको बोलोगे पोर्टल पे हमारे को इस चीज़ के सबूत दिखाओ, पॉसिबल नहीं है चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमने अब स्कीम के बारे में डिस्कस किया, अब वो कन्विंस हो गया है सोलर लगवाने के लिए अपने घर पे, तो अब उसे क्या जर्नी फॉलो करनी पड़ेगी? क्या उसको एक वर्क फ्लो क्या रहेगा हमारी फाइल प्रोसेसिंग के लिए? फाइल प्रोसेसिंग में सबसे पहले कंज्यूमर जो है आपका वो रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी ऑटोमेटिकली फिजिबिलिटी हो जाती है। तो इसे ये कहाँ रजिस्टर करना होगा सर? पोर्टल के ऊपर, पीएम सूर्यघर पोर्टल है, अवेलेबल फॉर एवरीबडी। अगर कंज्यूमर को उसमें कोई दिक्कत आती है तो वेंडर है, ठीक है, वो उसके कंज्यूमर के पास राइट है, वो वेंडर को सेलेक्ट किसको करता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे जैसे कंज्यूमर, हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में आके भी गाइडेंस ले सकता है। आप जैसे जो आप लोगों जैसे जो वेंडर्स हैं वो भी उनको गाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है, पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेगा, अप्लाई करते ऑटोमेटिकली फिजिबिलिटी हो जाएगी और उसके बाद वो वेंडर चूज़ करेगा। वेंडर सारे एग्रीमेंट करके उसके साथ इंस्टॉलेशन करेगा। उसके बाद हमारा टेक्निकल ऑफिसर जो भी है वो जाएगा, टेक्निकल टीम वो जाके उसको चेक करेगी वेदर ये पैनल जो हैं हमारे एम पैनल्ड जो वेंडर्स हैं, एम पैनल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, नॉर्म्स के हिसाब से उनके पैनल, उनका सिस्टम लगा हुआ है, या फिर कोई अगर बाहर का लगा दिया तो फिर उसके बाद पीएम सूर्यघर का उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग उसके बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद पेपर, वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे कंज्यूमर वेंडर अपना अपलोड करेगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद में उसका इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो सीसी है कंसर्न, जो कंज्यूमर क्लर्क है, उन डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगा। उसकी अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा कंज्यूमर आता है कि उसको स्टेट एसएफए में टाइम लग रहा है, या वो कोई लोन करवाना चाह रहा है कि जी मैं तो लोन कराऊंगा, सब्सिडी जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगी, मैं तो लोन अलग से कराऊंगा इसमें, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन सीसी चेक करेगा और कनेक्शन विल भी आखिर में लास्ट स्टेज में जाके मीटर उस पर हम लोग लगा देंगे। नेट मीटर जिसको हम बोलते हैं कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वो उस मीटर के अंदर आके मीटर का रिलीज करके उसके बाद कंज्यूमर फ्री है। हाँ, इसमें मैं एक सभी कंज्यूमर्स को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पे सोलर लगवाने के बाद सोलर की सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप छत पे लगवा के उसको सोलर को भूल जाते हैं और बाद में देखते हैं साल के बाद कि यार मेरे तो प्रोडक्शन बहुत कम है। वो 4 से 5 यूनिट का क्लेम कर रहे थे, मेरी तो प्रोडक्शन ही सारी 1 यूनिट की आ रही है। उसका रीज़न क्या है? उसके ऊपर मिट्टी इतनी ज़्यादा जम जाती है कि वो धूप को पूरी तरह से ले ही नहीं पाता। तो वहाँ पे आप लोगों को, ऐसे काफ़ी केसेस में हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। रख रखाव कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं, महीने में 15 दिन में एक बार उसके ऊपर कपड़ा मार दिया, जैसे घर के टेबल की सफाई करते हैं। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे झज्जर सर्कल ऑफिस का क्या रोल रहता है सर? झज्जर सर्कल ऑफिस से आपकी चीज़ें मॉनिटर होती हैं सर, क्योंकि नेट मीटर तो आखिरकार डिपार्टमेंट ही लगाएगा आपको। वेंडर जब सारा डॉक्यूमेंट इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन को चेक करते हैं
वेदर ये अप्रूव्ड वेंडर्स की हैं जैसे मैंने अभी बताया था। उसके बाद में डिपार्टमेंट का जो सीसी है कंसर्न आपके डॉक्यूमेंटेशन को ओनरशिप से लेके और जो वेंडर जो है उसके आपके SFR CFR वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट जो है उनको चेक करता है और उसके बाद में कनेक्शन को लास्ट स्टेज में SCO काट के हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं नेट मीटर लगा के, क्योंकि बेनिफिट आखिरकार डिपार्टमेंट के एंड पे ही मिलना है। जितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है डिपार्टमेंट के ग्रिड में जा रही है उतना उसके यूनिट्स का बेनिफिट मिलता है, तो डिपार्टमेंट का रोल तो लास्ट तक रहेगा। तो आप कैसे इंश्योर करते हैं सर इस चीज़ को कि कंज्यूमर को जल्दी अप्रूवल्स मिले इन चीज़ों के लिए? हम लोगों की डेली बेस के ऊपर, अब क्योंकि प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है, डेली बेस के ऊपर SDO कंसर्न्स के साथ में उनको टारगेट दिए गए हैं कि भाई आपको जैसे अगर क्योंकि जिले को टारगेट मिला है तो यहाँ पे 13 सब डिवीजन हैं, तो हर SDO को टारगेट है असाइन टारगेट कि भाई आपने इतने तो बाई एंड ऑफ द मार्च आपको करने हैं, तो वो डेली बेस के ऊपर। अदरवाइज मतलब फोर्टनाइट मतलब 2 दिन में एक बार तो इस टाइप की जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वर्चुअल हो बट वो होंगी। और उसमें किसी का कोई इशू है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उन ग्रुप्स में डाला गया है, वेंडर्स को भी, कि अगर किसी का कोई पर्सनल इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी ऑफिसर की तरफ से या किसी हमारे ऑफिशियल की तरफ से हो रही है, तो वो भी वो अपना फीडबैक दे सकते हैं इसमें। तो सर अब बात करते हैं इसमें नेट मीटर की, क्योंकि सोलर में ये नेट मीटर होता है जो हमें डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है जी, और हमारे कंज्यूमर सोचते हैं ये उल्टा चलता है। तो ये एक्चुअली में ये साइकिल क्या है, ये बिलिंग कैसे बनती है इसमें? सर मैं एक सिंपल सा इसमें फंडा बताता हूँ आपको। इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जो उसने ले लिया, एक्सपोर्ट जो चला गया। सपोज 500 यूनिट अगर एक बिलिंग आपने एक ने जनरेट की 500 यूनिट, तो 500 यूनिट में से 200 यूनिट तो इसने खर्च कर ली खुद, ठीक है, 300 यूनिट ग्रिड में आ गई। तो जो 300 यूनिट में अगर उसका सपोज बिल बन गया 400 यूनिट का, तो 400 यूनिट में से 300 यूनिट उसकी लेस हो जाएंगी, 100 यूनिट का उसका बिल बनेगा। लेकिन अगर बिल बना 150 यूनिट का और जो उसने 300 यूनिट जनरेट की थी, तो -150, वो -150 की नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। उतनी यूनिट का अगर बिल कम बनता है तो उतने का बेनिफिट ज़्यादा उसको मिल जाएगा नेक्स्ट बिल में। अगर उसकी जनरेशन कम है और बिल ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है जितनी यूनिट उसने बनाई वो क्लियर सी बात है, जितनी आपने इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट उतने का ही आपको बिल बनेगा। आपके बिल के अंदर ये क्लियरली लिखा होगा, मेंशन्ड होगा। सपोज 500 यूनिट आपने बताया कि उसने जनरेट कराई है अपने सोलर से और कंज्यूम हुई 300 यूनिट, तो बचे हुए 200 यूनिट का अब क्या होगा सर? 200 यूनिट जो उसका बैलेंस जो उसने कंज्यूम कर लिया, क्योंकि वो हम अपनी जनरेशन से भी कंज्यूम कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंटल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी यूज कर रहे हैं। तो टोटल उसका जनरेशन आप जो उसने कंज्यूम कर लिया 300 यूनिट, वो तो गया, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो तो उसने कर लिया, वो उसके खुद के कंजम्पशन में चला गया। उसके बाद डिपार्टमेंट से उसने 400 यूनिट का अगर बिल आया उसका, तो 400 में से जो उसकी बैलेंस 200 यूनिट बच गई थी जो हमारे पास आ गई ग्रिड में, उतनी 200 यूनिट का लेस करके बाकी की 200 यूनिट जो बची उसका बिल बनेगा। इसमें क्लियर चीज़ है। सो जनरली जैसे हमने अब कंज्यूमर ने एप्लीकेशन तो अप्लाई कर दी, तो ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये सोलर एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं? देखिए, रिजेक्शन का वैसे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रीज़न नहीं है। सबसे पहली बात तो जो पेपर वो अपलोड करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन जैसे उसके एंड पे कोई पेपर उसने जो रिक्वायर्ड है वो अपलोड नहीं किया, या फिर उस ऑनरशिप का प्रूफ है, या फिर वेंडर ने जो आगे एग्रीमेंट के पेपर लगाए वो प्रॉपर नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन एक मेजर रिजेक्शन है। अदरवाइज रिजेक्शन का और कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि भाई उसके वो जो जहाँ पे लगवाना चाह रहा है उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन आगे रूफ राइट उसके पास है ही नहीं, या अगर रूफ राइट है तो इतनी स्पेस ही नहीं है, क्योंकि अराउंड 100 स्क्वायर फीट का तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए ही चाहिए, अगर 1 किलोवाट का भी अगर आप देखते हैं तो वो उतना रूफ राइट है नहीं, कोई BPL का कंज्यूमर नहीं है उसके पास, लेकिन वो लगवाना चाह रहा है, तो ये है रिजेक्शन का रेट। अदरवाइज और कोई रिजेक्शन के कोई मेजर रीज़न नहीं है। इसमें रूफ राइट के लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंज्यूमर को देना पड़ेगा? कंज्यूमर को फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन अलग से कुछ नहीं देना, बस फिजिकल उसके बाद रूफ उसकी छत खुद की होनी चाहिए, क्योंकि ये इशू या तो किसी की छत ही बहुत छोटी है वहाँ आएगा, या फिर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे रूफ के जो राइट है वो लिमिटेड है, यू नो, एक फ्लोर के ऊपर 40-50 फ्लैट हो गए, लेकिन एरिया है सारा ही 2000 स्क्वायर फीट, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद 50 फैमिलीज अलग अलग रह रही हैं, तो उनको ऊपर छत पे जाने के लिए किसका कौन सा एरिया डिवाइड कर रखा है वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये प्रॉब्लम है सोसाइटीज़ में है, बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रिजेक्शन रेट सोसाइटीज़ की तरफ से ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं आया, अभी तक चल रहा है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, एक जो गांव में रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे जनरली रजिस्ट्रीज तो होती नहीं है सर, तो वो क्या ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें?
ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने लास्ट भी ये रखा था, क्योंकि हम लोग भी जैसे सरपंच से वेरीफाई करवाते हैं, अगर कोई लाल डोरे के अंदर है तो हम लोग भी उसके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, हमारे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग वी आर रेडी टू गिव द कनेक्शन। बट अगर उसको बैंक लोन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे बैंकर्स उससे ऑनरशिप का प्रूफ मांगते हैं, उसको वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर वो बैंक लोन उसको रिक्वायर्ड नहीं है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्शन देने। क्या ये सभी बैंक डिमांड करते हैं सर? एमएनआरई की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि भाई आपको नहीं लेना ओनरशिप प्रूफ, लेकिन अभी तक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। कुछ बैंक ले रहे हैं और कुछ बैंक नहीं भी ले रहे हैं, तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो बैंक भी बिना ओनरशिप के, ऐसी बात नहीं है, वेरीफाई कर रहे हैं लोन को और लोन दे भी रहे हैं, क्योंकि हर एक बैंक को ये पता है इस बात का कि टोटल सब्सिडाइज्ड है, ये सारा का सारा पैसा लास्ट में कंज्यूमर के अकाउंट में आना है और कंज्यूमर के अकाउंट से आगे ऑटो डेबिट हो जाएगा, आप लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा उसका। तो इसमें ये तो होगी ग्रामीण क्षेत्र की बात सर, और अगर हम शहरों में बात करें, अगर कोई किराए पे रह रहा है तो क्या वो भी ले सकता है सोलर? सोलर उसके नाम पे किराए पे एक ही सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर कंज्यूमर जो जिसका घर है वो अगर एनओसी देता है कि भाई मेरे को कोई इश्यू नहीं है, अगर ये अपने नाम पे लेना चाह रहा है तो, या फिर ऑलरेडी उसके नाम पे कनेक्शन चल रहा है तो उस केस में भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको कंज्यूमर से जो ऑनर है उससे कंसेंट तो उसको लेनी पड़ेगी, मतलब अपने ओनर से कंसेंट ले और वो भी लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। जैसे मार्केट है ना फ्लडेड है वेंडर से, आज के टाइम पे अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी है, तो ऐसे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है एक एंड कंज्यूमर को कंसीडर करने चाहिए किसी भी एक अच्छे वेंडर को चूज करने के लिए? इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, क्योंकि आज के दिन सब्सिडाइज्ड है ये प्लान, तो वेंडर दुनिया भर के आ चुके हैं और बहुत लोग आने को तैयार हैं। तो एटलीस्ट कंज्यूमर को ये चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए कि भाई आज तो मैं ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन कल को ये मेरे इंस्टॉल करके चला जाएगा। और जो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं कि भाई आए, जैसे ही वो इंसेंटिव्स वगैरह ख़त्म हुए वो उसके बाद में कहीं आधे तो उनमें से ख़त्म ही हो जाएंगे, तो वहाँ पे कंज्यूमर को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उसको एटलीस्ट एक ऐसा रिलायबल वेंडर चूज़ करना चाहिए जो पहले मार्केट में कब से काम कर रहा है और वो कितने इंस्टॉलेशंस कर चुका है। तो वहाँ पे एक जनरली आइडिया आ जाता है कंज्यूमर को कि भाई ये वेंडर जो है ये बढ़िया है और ये इसका रेपुटेशन ठीक है। या फिर कोई किसी के पर्सनल लिंक हो जाते हैं, वहाँ पे उस वेंडर का अगर नहीं भी है कोई ज़्यादा पुराना कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि जी हाँ मेरे को तसल्ली है इसकी, मेरे को कल को कोई भी इशू आएगा तो ये काम करेगा मेरा। तो वहाँ पे वेंडर चूज़ करने के लिए आपको पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आपको 2 पैसे का लालच देके कोई भी वेंडर आपको लगा के कुछ भी चला जाएगा, उन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। और इसमें क्या डिपार्टमेंट भी कुछ कंट्रोल रखता है अपने की, ताकि वेंडर्स कुछ गलत ना करे कंज्यूमर्स के साथ? कंज्यूमर के साथ एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ कनेक्शन हम लोगों का पूरा कंट्रोल रहता है। अगर कोई वेंडर किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है हम उसको एम्पैनलमेंट से हटा सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग बिल्कुल एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। लेकिन फिर भी ये है कि भाई ये टाई अप जो है कंज्यूमर और वेंडर का है, क्योंकि कंज्यूमर कई बार हमारे को कंप्लेंट करता ही नहीं है। अगर 2-3 महीने उसका कनेक्शन, 4 महीने हुए कनेक्शन नहीं हो रहा और उसके बाद वो वेंडर के हाथ में खेल रहा है, कई वेंडर भी गलत हो जाते हैं, तो वो कंज्यूमर की भी गलती है। वो बाद में जब बताता है सब, जब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कंज्यूमर्स को हम लोग कंट्रोल में हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे UH और DH के पैनल पे हैं जितने भी वेंडर्स हैं। और अगर कोई वेंडर किसी भी कंज्यूमर के साथ गलत करता है तो डिपार्टमेंट के पास वो राइट है उसको एम्पैनलमेंट उसकी ख़त्म करने के लिए। तो इसमें जैसे आपने बताया कि कनेक्शन रिलीज तक डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इसमें, तो ऐसे क्या फाइनल इंस्पेक्शंस हमारा डिस्कॉम करता है ताकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, सेफ्टीज़ को इंश्योर करा सके? हर पैनल, हर जो आइटम इसके अंदर जो मटेरियल लग रहा है, हर पैनल किस टोटल मिला के मेरे हिसाब से अभी और भी आगे बढ़ने लग रहे हैं वेंडर। जो पैनल लगाने वाले वेंडर्स हैं वो 100 के राउंड है पूरे ऑल ओवर इंडिया। गुजरात के भी काफ़ी हैं, हरियाणा की पार्टी, इवन मैं आपको बताऊं एक बहादुरगढ़ में भी एक वेंडर है जो पैनल देता है। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो एम्पैनल्ड जो आइटम्स हैं वो एम्पैनल्ड वेंडर के हों, क्योंकि DCR जब वो देता है तो DCR उसको कंज्यूमर को, जो वेंडर है, कंज्यूमर वेंडर को कॉल करता है कि जी DCR भेजो, तो DCR उसके बाद वो आपके पोर्टल के ऊपर उनके सीरियल नंबर तक पैनल के रजिस्टर होते हैं, दैट विल बी रजिस्टर्ड बाय द वेंडर। मतलब हर एक मॉड्यूल ट्रैक केबल होता है? हर मॉड्यूल ट्रैक पे है। तो क्या हमारी डिस्कॉम भी उसका इंस्पेक्शन करता है? बिल्कुल, आप ब्लफ नहीं कर सकते इसमें किसी भी तरह से। अगर कोई वेंडर अगर चाहेगा और वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो कुछ ही दिन में पकड़ा जाएगा, बेनकाब हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि हमने सोलर लगवा लिया, हमारा सिस्टम चल भी रहा है,
लेकिन लाइट जाने के बाद ये बंद हो जाता है, तो ये कारण क्या है, ये क्यों बंद हो जाता है सर? सर वहाँ पे इन्वर्टर का बात वही अभी हम जो बात कर रहे थे ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड में क्या है कि आपका इसमें इन्वर्टर का प्रोविजन नहीं होता। वन सप्लाई चली गई, क्योंकि अब कोई इशू नहीं है गांव के अंदर, क्योंकि झज्जर जिले के अंदर अगर हम लोग देखें, शहरों में तो अर्बन सप्लाई है ही है, 22-23 घंटे तक सप्लाई है। गांव के अंदर भी हमारे सिर्फ 7 गांव ऐसे हैं जहां पे हम लोग 24 घंटे सप्लाई नहीं दे रहे। अदरवाइज गांव के अंदर हमारे तकरीबन 24 घंटे के ऊपर 74 फीडर्स हैं आउट ऑफ 108। कुछ फीडर्स के ऊपर लॉसेस ज़्यादा हैं, वो तकरीबन 7 फीडर छोड़ के 101 में से 74 गए, 27 फीडर कह रहा हूँ। 27 फीडर ऐसे हैं हमारे जो 16-19 घंटे पे चल रहे हैं जो आज के दिन। तो सप्लाई आवर्स पूरे हैं। लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड में आपने अगर सपोज सप्लाई चली गई, जनरेशन आपकी हो रही है, तो जनरेशन में वो सप्लाई भी स्टोर कर लेगा और जितनी देर तक सप्लाई गई तो वहाँ पे आपको सप्लाई भी मिलेगी। लेकिन वहाँ पे फिर इन्वर्टर का प्रोविज़न आ जाता है, तो वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं, बट जैसे जैसे गाँव के अंदर रुझान हो रहा है, हम लोग जो हमारा टारगेट है इस अप्रैल मई जून तक मैक्सिमम हम लोग सारे पूरे ज़िले को 24 आवर्स पे ले आएंगे। और उसके बाद में मेरे को नहीं लगता किसी को हाइब्रिड पे जाने की ज़रूरत है। तो ऑफ ग्रिड के ऑन ग्रिड में आपको 24 आवर जब मिल ही रही है तो किस लिए जाना है। और अगर जैसे कोई भी अगर कंज्यूमर ये नेट मीटर इंस्टॉलेशन में कोई भी डिले फेस करता है या उसे सब्सिडी क्रेडिट में कोई डिले आ रहा है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है? पीएम सूर्य घर में इटसेल्फ ग्रीवेंसेस का है, पोर्टल में ग्रीवेंसेस का प्रोविजन है, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वो फॉरवर्ड होके वो कंप्लेंट हमारे पास आ सकती है। अदरवाइज आज के दिन तो दुनिया भर के पोर्टल ऐसे हैं, जैसे जनसंवाद है, सीएम विंडो है, सीपी ग्राम है, दुनिया भर के पोर्टल्स ऐसे हैं जिसमें आप लोग डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर भी अगर कोई इशू है कि भाई उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पोर्टल पे जाएंगे, कितने दिन में वो लोग रिप्लाई करेंगे, कैसे क्या फीडबैक होगा, आप कंसर्न एसडीओ के पास में जाएँ और वहाँ पर जाकर आपके ग्रीवेंसेस दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एसडीओ के बाद में एक्शन है, एक्शन के बाद में मेरा ऑफिस है। तो किसी भी तरह का, इवन वो अपने वेंडर से भी बात करेंगे, अगर किसी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अगर वेंडर से बात करेंगे, वेंडर कंसर्न एसडीओ से बात करके उसकी ग्रीवेंसेस को इमीडिएटली दूर करवाएगा। जनरली वेंडर्स का रिप्लाई ये रहता है सर कि है ना, डिपार्टमेंट के पास मीटर्स की शॉर्टेज रहती है। क्या हम आज के टाइम पे भी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं? ऐसा बीच में थी, क्योंकि अब पहले ये था कि डिपार्टमेंटल एंड पे सेंट्रल परचेज होती थी, लेकिन अब कंसर्न्ड एससीज जो हैं, हर जिले के जो एससी हैं वो अपने लेवल पे परचेज कर रहे हैं। तो मीटर का अब कोई इशू नहीं है, मीटर रेडिली अवेलेबल हैं सबके लिए। और आगे भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि मीटर की वजह से किसी को कोई इशू ना आए। सो एक वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप एक कंज्यूमर को देना चाहेंगे जो इस महीने सोलर लगवाने के लिए प्लान करने लग रहा है? सर मैं सभी से यही अपील करूंगा, मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए आया हूं कि आज के दिन ये जो स्कीम है ये सब्सिडाइज्ड है और ये बहुत आप लोगों के भले के लिए है, देश के लिए, देश की भलाई के लिए है, आपकी अगली कमिंग जनरेशन की भलाई के लिए है और सबसे बड़ी बात आपकी जेब की भलाई के लिए है। तो मेरे हिसाब से इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए आपको। और ये बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है कि जब तक सब्सिडी का प्रोविज़न है, हर कंज्यूमर इसका भाग दौड़ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उठाए। और झज्जर के तो हर नागरिक से, हर कंज्यूमर से जिसके घर में कनेक्शन नॉर्मल है, उससे मैं अपील करूंगा यूएचबीवीएन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कि मैक्सिमम कनेक्शन जितने आप लोग ले सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोग उठाएं इसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके, क्योंकि ये आप सब लोगों की भलाई के लिए स्कीम है। सो होपफुली सर हमने हमारे कंज्यूमर के सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। सो इसी के साथ हम आपका थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और कंज्यूमर्स को गाइड करने के लिए, ताकि वो एक राइट डिसीजन ले सकें, उसके लिए आपने ये एफर्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। सुमित जी आपका भी उतना ज़्यादा थैंक्स, और सभी जितने भी ज़िलेवासी हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ मकसद आपसे बैठने का ये था कि आप एक माध्यम है एक तरह का, जो ज़िले के सभी जो कनेक्शन होल्डर्स हैं उनके साथ एक कनेक्शन करवाने की, क्योंकि इतना नंबर जैसे आपने बताया सब्सक्राइबर आपके बहुत हैं। तो एक सभी से अपील करना चाहूँगा, इसको आगे भी फर्दर जो अपने झज्जर ज़िले के जितने भी कनेक्शन होल्डर्स हैं उनके आगे करें इसको फॉरवर्ड, और ताकि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सरकार की ये जो स्कीम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ़ायदा उठा सकें आप लोग उठाएं प्लीज़। साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, हमने कोशिश की है कि आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर कर पाएँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल अब भी अगर आप सोचते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, हम आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।